नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। संविधान का आज ये लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम। इसके पहले हमने 7 वीडियो देख रखी है और जितने भी टॉपिक हैं अब तक के वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 13 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 जो कि बात करता है विधि के समक्ष समता की। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में है। अब अगर हम देखें तो समता का अधिकार, ठीक है, वो जो है 14 में जो है कि उस अधिकार को देखा जा सकता है कि मूल रूप से अनुच्छेद 14 में ही वो निहित है। बाकी जो अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 हैं, ये अनुच्छेद 14 में जो निहित समता का अधिकार है उसी के सामान्य नियम का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि जो अनुच्छेद 14 है वो समता के अधिकार का एक सामान्य नियम है और बाकी जो 15, 16, 17, 18 है वो समता के अधिकार का उदाहरण है। अब जैसे ही देखिए आप, जो अनुच्छेद 14 है वो बात करता है विधि के समक्ष समता की। ठीक है, ये एक जनरल रूल हो गया। उसके बाद अगर हम 15 बात करें तो ये बात करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब इसमें से कुछ कैटेगरी दे दी गई कि इस बेस पर, इस ग्राउंड पर आप जो है किसी से विभेद नहीं करेंगे, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब नौकरियों में अवसर की समता। ठीक है, उसके बाद 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा, ये एक आप उदाहरण मान सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 18 इसी तरह का है उपाधियों का अंत। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, अपने नाम के आगे लगा लेते थे राजाधिराज या फिर देवपुत्र, जैसे किसने बोला कि सुल्तान, ऐसे ऐसे वो जो है अपने ऊपर जो है कि उपाधि लगा लेते थे। तो इससे क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके बीच में, तो उसको भी यहाँ पर अंत करने की बात की गई है। तो ये भी एक समता के अधिकार को ही प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 जो बात करता है विधि के समक्ष समता की, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अगर हम जो है अनुच्छेद 14 में जो बात लिखी हुई है वो देखें तो उसमें लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो बातें हैं, एक तो है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखने में ये टर्म बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड है। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे आगे, अभी हम इसको समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण है ये चीज कहां से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। हो सकता हो आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए विधि के समक्ष समता, तो समता से आप क्या कर सकते हो, ममता। ठीक है, तो ममता किसके पास होती है, माँ के पास। अगर माँ के पास ममता है तो गलती करने पर माँ हमको मार भी सकती है, तो मारने से हो गया वीट, तो आप मान सकते हो बीट, बीट से हो गया ब्रिटिश। तो समता, ममता, उससे हो गया बीट। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हो सकता है आपके माइंड में बैठ जाए, तो जब भी अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा टिक करने के लिए तो आपको वो ऐसे रिकॉल हो जाता है अचानक से। ठीक है, उसके बाद विधियों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं विधि के समक्ष समता, इसका क्या मतलब है। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी व्यक्ति समान हैं विधि के समक्ष। जैसे मान लीजिए अगर किसी रिक्शे वाले ने कोई अपराध किया या किसी बहुत अमीर व्यक्ति ने या किसी अंबानी के बेटे ने कोई अपराध किया, ठीक है, तो अगर कोई दंड उस परिस्थिति में दिया जा रहा है तो दोनों को ही वो समान दंड दिया जाएगा। वहां पर किसी को ये विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो एक ऊंची खानदान से बिलोंग करते हैं, ऐसा वहां पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही बात की गई है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। विधि के समक्ष समता का पहला अर्थ यही निकलता है। दूसरी बात की गई है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। वही जो मैंने दंड की बात की कि अगर किसी विधि में किसी के लिए कोई दंड का प्रावधान है या किसी के लिए कोई भी चीज ऐसी दी गई है कि हाँ ये सबके लिए अलाउड होगा, तो वो सबके लिए लागू होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए लागू वो नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात की गई है कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। विधि की सर्वोच्चता है हमारे देश में। ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी विधि के ऊपर नहीं है, सब जो है वो लॉ से ही गवर्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखिए, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है,
तो ये नकारात्मक जो अवधारणा है, आप इसको देखेंगे, जो विधि के समक्ष समता है वो एक नकारात्मक अवधारणा है, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। ये क्यों है, क्यों हम इसको नकारात्मक कहते हैं, क्यों उसको हम सकारात्मक कहते हैं, ये भी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। पहले आप दोनों बातों को समझ लेंगे तो समझना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, जो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, ये एक जो है ब्रिटिश न्यायवादी हैं A.V. डाइसी, इन्होंने एक रूल दिया, विधि का शासन। तो ये माना जाता है कि जो हमारे जो संविधान में विधि के समक्ष समता है, ये विधि के शासन का ही मूल तत्व है, मतलब उसी से निकल कर आया है ये। तो एक बार हम ये देखेंगे कि जो A.V. डाइसी ने विधि का शासन जो सिद्धांत दिया है, क्या वो सारी बातें भारत के संविधान में लागू हैं कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इन्होंने विधि के शासन में क्या बातें की। तो इन्होंने 3 बातें बताई। पहले इन्होंने बात बताई कि विधि की सर्वोच्चता, ठीक है, लॉ सुप्रीम है। तो ये सेम बात हमारे देश में भी लागू होती है, ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं कि हाँ, ये हमारे देश में भी लागू है। दूसरी बात अगर हम करते हैं विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता की जो बात है वो आर्टिकल 14 में आप देख रहे हैं, अभी मैं जो बताया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीधे रूप से ही निहित है। तो आप मान सकते हैं कि जो दूसरी बात है वो भी हमारे भारत के संविधान में लागू होती है। अगर हम बात करें तीसरी बात, संविधान सभी साधारण विधियों का परिणाम है। इससे क्या निकल कर आ रहा है कि जितनी भी सामान्य विधियां हैं उन सबसे निकल के आ रहा है संविधान। क्या ये भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू है? तो इसका आंसर है नहीं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता। जो हमारा संविधान है वो साधारण विधियों का परिणाम नहीं है, बल्कि जितनी भी साधारण विधियां हैं वो हमारे संविधान का परिणाम है। देखिए, संविधान का जब आप आर्टिकल 13 देखेंगे उसमें साफ ये बात लिखी हुई, कोई भी विधि अगर वो संविधान के मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो असंगतता की मात्रा तक वो शून्य हो सकती है। इसका क्या अर्थ है कि जितनी भी साधारण विधियां हैं वो हमारे संविधान पर निर्भर करती हैं, ठीक है, संविधान साधारण विधियों का स्रोत है, ठीक है, यही बात निकल करके सामने आती है। तो ये हो गया विधि का शासन। तो आप समझ गए इस बात को कि हमारे देश में जो है वो A.V. डाइसी ने जो विधि का शासन दिया उसके 2 मूल तत्व तो लागू होते हैं, पर तीसरी बात हमारे संविधान में लागू नहीं होती है, ठीक है। अब एक केस देखते हैं हम, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा जो विधि का शासन है, जो A.V. डाइसी ने विधि का शासन दिया, उसमें ये बोला गया कि वो मूलभूत ढांचा है। देखिए, कोई भी नियम हो वो पूर्ण नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो सभी परिस्थितियों में सबके ऊपर लागू ही हो जाए, ठीक है, कोई भी नियम हो उसका कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होता है, ठीक है, तो समता का कुछ अपवाद है, ठीक है, विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 361 की, ठीक है, तो इसमें भी अपवाद दिए गए हैं। इसकी अनुच्छेद 361 क्या बात करता है कि अगर राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, अगर वो अपने कार्यकाल में कोई भी निर्णय लेते हैं देश के प्रति, तो वो किसी भी न्यायालय में उसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, वो कोई भी जवाब नहीं देंगे। और ये भी बात की गई है कि अगर जो है राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, अगर वो अपने पद के दौरान मतलब हैं, तो उन पर कोई भी दंडिक कार्यवाही जो है वो चालू नहीं की जाएगी। करना भी है तो उनको पद से हटा करके किया जाएगा, लेकिन जब तक वो पद पर हैं तब तक कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बात की गई है अनुच्छेद 361 में, ठीक है। अगर अब हम बात करें अनुच्छेद 105 में क्या बात की गई है, इसमें बात किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक जो है वो संघ में लागू है, दूसरा जो है वो राज्य में लागू है। अनुच्छेद 105 क्या कहता है कि संसद में अगर कोई सदस्य है, अगर वो कोई भी बात कहता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। आपको पता है जो संसद के सदस्य हैं उनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया जाता है कि वो संसद में खड़े होकर के कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। आपने देखा भी होगा कि कैसे लड़ते रहते हैं लोग, अगर ऐसे कार्रवाई होती तो अब तक कितनी न्यायालय में कार्रवाई हो गई होती, लेकिन उनको कुछ भी कोई भी कार्यवाही उनकी जो बोलते हैं उसका नहीं होता है। सेम यही बात आप अनुच्छेद 194 में देखेंगे राज्य के संबंध में कि राज्य के विधानमंडल में, ठीक है, अगर कोई भी सदस्य कोई भी बात करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरी बात निकल कर आई थी विधियों का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये बात कर दी, ये एक सकारात्मक अवधारणा है, ये अभी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, इसके अनुसार समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अब एक अरस्तु महोदय हैं, ये क्या कहते हैं कि अन्याय केवल वहां नहीं होता जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, बल्कि अन्याय वहां भी होता है जहां असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए, पहली बात यह है कि अन्याय वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। कोई भी है, मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, और मान लीजिए उनकी मम्मी है वो उनको खाना खिला रही है, किसी एक बच्चे को ज्यादा खिला रही है, किसी एक बच्चे को कम खिला रही है, तो ये क्या होगा,
ये समान संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ अनइक्वालिटी की जा रही है। तो पहली बात आप ये समझ सकते हैं कि अगर समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो ये क्या होगा, इसको माना जाएगा कि वहां पे असमान व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, वो समता नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात की क्या की गई कि अगर असमान परिस्थिति में रहने वालों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो भी ये असमानता होगी। अब एक ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जो दो भाई हैं उसमें से एक जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसको डॉक्टर ने बोला कि इसको फ्रूट्स खिलाइए, ड्राई फ्रूट्स खिलाइए या फिर कुछ भी, इसको स्पेशल केयर की जरूरत है। अगर उस परिस्थिति में भी मम्मी जो है अगर वो दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार करती हैं, इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट कर रही हैं, दूसरे के साथ भी वही ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, असमानता आएगा, क्योंकि जिसको स्पेशल केयर की जरूरत है उसके साथ आप असमानता मतलब उसके साथ आप डिफरेंट व्यवहार कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ आप सेम व्यवहार करो। तो यही बात की गई है कि अन्याय केवल वहां नहीं होता जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है, बल्कि अन्याय वहां भी होता है जहां असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अब इसमें बोला गया कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतलब वो ये नहीं बोलता कि हमें सारी परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार ही करना है, बल्कि वो ये बात करता है कि जो समान परिस्थिति में जो लोग रहते हैं उनके साथ हमें समान व्यवहार करना है। इसका मतलब कि एक वर्ग में रहने वालों के साथ एक टाइप का व्यवहार किया जा सकता है और दूसरे वर्ग में रहने वाले लोगों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार किया जा सकता है, मतलब ये वर्गीकरण को मानता है, ठीक है, आप वर्गीकरण कर सकते हैं। विधि का संरक्षण समान संरक्षण सिद्धांत में यही बात निकल करके सामने आई। इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो विधि के समक्ष समता है ये नकारात्मक अवधारणा क्यों है और विधियों का समान संरक्षण ये सकारात्मक अवधारणा क्यों है। आप एक बात बताइए, विधि के समक्ष समता जब हम ये पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि हम किसी को वहां पर विशेषाधिकार नहीं देंगे, मतलब हम वहां पर बोल रहे थे कि हम किसी को विशेषाधिकार नहीं देंगे, हम नकार रहे थे विशेषाधिकार देने के लिए, तो इसीलिए वो हो गया नकारात्मक अवधारणा। लेकिन अगर हम बात करें विधियों का समान संरक्षण का, तो जो विधियों का समान संरक्षण है वो ये बोलता है कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ हमें समान व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर कोई वर्ग जो है वो कमजोर है तो हम उसको विशेषाधिकार दे सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब निकलकर यही आया। अगर आप आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 देखेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि राज्य है वो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण उनको दे सकता है, उनके लिए विशेष विधि बना सकता है। इसका क्या अर्थ है कि हम जो है किसी वर्ग के बेस पर या हम कुछ ऐसा ग्राउंड रख के हम जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो जो है सकारात्मक अवधारणा है। पहली बात तो करता है हम किसी को विशेष अधिकार देंगे ही नहीं, तो ये नकारात्मक अवधारणा हो गया। दूसरी बात है कि हम दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ग्राउंड होंगे उसके बेस पर दे सकते हैं, तो इसीलिए जो विधि का समान संरक्षण है वो एक सकारात्मक अवधारणा है। दोनों चीजें देखिए अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही बात करती है दोनों लोग, बस तरीका अलग है, ठीक है। केस देखते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। इसमें क्या बोला गया कि आप वर्गीकरण तो कर सकते हैं लेकिन वर्गीकरण जो होगा वो रीजनेबल होना चाहिए। अब युक्त का क्या मतलब है वो हम देखते हैं आगे। युक्त वर्गीकरण की कसौटी क्या हो सकती है। इसमें केस है काठी रेनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र 1952 का केस है ये। इसमें दो सिद्धांत बताए गए कि आप युक्त वर्गीकरण की कसौटी क्या मान सकते हैं। पहला है वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जिस समूह को अलग रखना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और उनमें तार्किक भेद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 15 की क्लॉज 3 में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रावधान दिया गया है उसमें, तो वो क्यों दिया गया है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध होने की ज्यादा संभावना रहती है, या फिर आप प्राचीन काल से देखते आओ तो महिलाओं के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो इसी परिस्थिति को ध्यान में रख करके एक स्पष्ट तरीके से विभेद किया गया है, ठीक है। तो यही बात किया गया है वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए। दूसरी बात, अंतरक और उस उद्देश्य में जिसे प्राप्त करना है तर्क संगत संबंध होना चाहिए। मतलब जो भेद किया गया है और जो उद्देश्य है वो दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हो। अगर महिलाओं और बच्चों के साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं तो उनको हमें बढ़ावा देने के लिए ये करना है विभेद। हम ये नहीं कर सकते कि महिलाओं और बच्चों को हम अलग भी रख दें और उनके साथ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, जो सही भी नहीं है। तो इस तरह से आप विभेद नहीं कर सकते। आपने जिस लिए विभेद किया है और उसका उद्देश्य दोनों ही तर्क संगत संबंध उनमें होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण केस देखते हैं हम। पहला केस है पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का केस है। इसमें क्या बोला, मुख्य न्यायाधीश जो पतंजलि शास्त्री थे उन्होंने क्या कहा कि विधियों का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही एक भाग है। देखिए दोनों में देखने में दोनों चीजें अलग लगती है कि एक नकारात्मक अवधारणा की बात कर रहा है, एक सकारात्मक अवधारणा की बात कर रहा है, दोनों चीजें अलग है, बट दोनों कहीं से भी अलग नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। अब पहला बात करता है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब कि किसी के साथ भी
असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा अगर कोई अपराध करता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए या कोई आम आदमी, दोनों अगर अपराध कर रहे हैं तो दोनों के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको समान दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात क्या करता है, विधि के समान संरक्षण। ये क्या बात करता है कि अगर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है जिनके लिए समान व्यवहार किया ही नहीं जा सकता, तो उनके लिए क्या होगा, कुछ विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। ठीक है। जैसे हो गया SC ST या महिलाओं बच्चों के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो आप इसको विभेद नहीं मानेंगे। ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही है। अब देखिए समता का नया आयाम, न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। समता की जो पुरानी अवधारणा थी वो क्या कहती थी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। ठीक है। तो इसी को हटा करके नया कॉन्सेप्ट आया, समता का नया आयाम। पहला केस था EP रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य, 1974 का केस था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने समता की पारंपरिक अवधारणा को मानने से अस्वीकार कर दिया और नवीन दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने क्या बोला कि समता जो है वो गतिशील अवधारणा है। ठीक है। उनके अनेक रूप और आयाम हैं। मतलब समता को आप एक निश्चित परिसीमा में नहीं बांध सकते उसको। जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हो रहा है वैसे वैसे चीजें अलग होती जा रही हैं। इसी परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं में बाधा नहीं जा सकता। दूसरी बात क्या कहेगी, समता तथा मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहां असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 जो है उसका क्रियाशील विस्तार है और मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। यदि कोई कार्य मनमाना है तो वह समता का अतिक्रमण वहां पर होगा। ठीक है। उसे युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी क्या केस है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, 1978 का केस है। इसमें जो EP रोयप्पा का केस निर्णय था उसी को दोहराया गया। उसके बाद तीसरी केस है DS नकारा वर्सेस भारत संघ, 1983 का केस था। अब इसमें क्या बोला, इसमें क्या था कि द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 बनाया गया था और इसमें क्या बोला गया, इसमें ना एक निश्चित डेट निर्धारित कर दी गई और ये बोला गया कि इस तारीख से पहले जो लोग रिटायर हुए उनको जो है पेंशन मिलेगी और इस तारीख से बाद जो लोग रिटायर होने हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। देखिए ये सही नहीं था और कोर्ट ने इसको बोला कि ये मनमाना है, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा कानून बना रहे हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कानून ये होता कि इस तारीख से जो लोग सेवा में आएंगे अब वो जब रिटायर होंगे तो उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि पहले से ही उनका ये माइंडसेट होगा। ठीक है। लेकिन जो लोग सेवा में आ चुके हैं, जो अपने कार्य कर चुके हैं, अगर उनके बारे में रूल लागू होता है कि इस तारीख से पहले जो रिटायर हो गया उसको पेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ये सही नहीं था। ठीक है। इसको मनमाना माना गया और इसमें इसको बोला गया कि ये असंवैधानिक है। फिर एक केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, 1981 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि जो एयर इंडिया में, इसका फैक्ट क्या था कि एयर इंडिया में महिला जो थी, महिला केबिन क्रू की, इसमें क्या बोलते पहली गर्भावस्था पर सेवानिवृत्ति के लिए अनिवार्य किया गया था। इसमें क्या बोला गया कि कोई भी महिला है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। ये बोला गया था। और लेकिन पुरुष केबिन के क्रू के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि हाँ जब पुरुष जो है वो पहली बार फादर बनते हैं तो उनको रिटायर कर दीजिएगा, ऐसा कोई भी वहां पे नहीं था। तो जो नरगिस मिर्जा हैं और अन्य महिला केबिन क्रू के सदस्यों ने इस नियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और साथ ही साथ 21 के तहत भेदभावपूर्ण और अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी और कोर्ट ने माना भी कि अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक और केस है जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, 2003 का। इस केस में क्या था, इसमें बोला गया कि 2 से अधिक संतान के माता पिता को सरपंच के पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है। कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो सरपंच पद के लिए एलिजिबल नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये जो है वो अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि यह प्रावधान परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, ये कहीं से भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है। तो ये कानून जो था वो सही था। अब एक सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति भी एक वर्ग का निर्माण कर सकता है। ठीक है। तो आपको भी पता है व्यक्ति में 2 टाइप के पर्सन आते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे ह्यूमन हो गए और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो गया, जैसे कोई कंपनी हो गई, निगम हो गई, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, तो ये क्या होती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो क्या ये बोला गया कि क्या एक व्यक्ति भी एक वर्ग का निर्माण कर सकता है, एक व्यक्ति। ठीक है। तो व्यक्ति में आप आर्टिफिशियल व्यक्ति को भी मानोगे। ठीक है। वो एक वर्ग बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो एक बहुत ही लीडिंग केस है, आप इसको याद रखोगे, चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ, 1951 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है। अब जैसे कोई कंपनी बनाएगी तो एक कंपनी के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है और अन्य के लिए वो नहीं बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि एक कानून अगर एक कंपनी के लिए बनाया गया तो सबके लिए बनाया जाए। ठीक है।
तो एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है। इस केस में ये बात कही गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई है, और जैसा भी हो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।